गुड मॉर्निंग भी सभी को, नमस्कार। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज चल रही है उसकी जो आज 10 है, अभी एक सीरीज शायद एक और रहा है। ये जो इस इंडियन इकोनॉमी की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीछे के एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। भी एक क्लास और आएगी शायद, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने सारी जो इसके कंसेप्ट थे वो सारे बताने की कोशिश की है जो हमारे रह गए थे। और आज हमारा 2 है, एक आर्थिक नियोजन वाला है, जो कल हो गया था योजना वाला, उसमें है कुछ आज, और एक विविधता का। 2 है जिनमें अलग अलग जो आपके इंडियन इकोनॉमी से संबंधित पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित जो बातें होती है मैं साथ साथ बता रही हूँ। जिस बच्चे को ये लगता है भी इकोनॉमिक्स हमें समझ में नहीं आता, वो ये 10-12 क्लास क्वेश्चन वाली जरूर देख के जाएंगे, जरूर देख के जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेके, जय माँ सरस्वती का नाम लेके। जय माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। क्वेश्चन से मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। जैसे क्वेश्चन से है, इसमें लिखा है सुपर 301 क्या है। ये कोई मतलब जैसे कोई होता है ना 44 जैसे बीज का कोई ब्रांड होता है, वैसे ही उन्होंने सुपर 301 बताया। किससे संबंधित है? जो ये 301 है ना, अमेरिका से संबंधित है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का ब्रांड है, का नाम है नहीं भी। चावल की एक नई विकसित किस्म है नहीं। अमेरिका की एक व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। क्या है ये? अमेरिका के कानून की वह धारा है 301, 302, 301 हमारे भी धारा है। अभी 302 मृत्यु दंड होता है जिसमें। अमेरिका के एक व्यापार कानून की वह धारा है उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। भी आयात जो हम दूसरे देशों से सामान लेते हैं उसे आयात बोलते हैं। उस पर एक उच्च सीमा जो शुल्क लगाते हैं वो इस धारा 301 के तहत लगाता है। ये अमेरिका के, ध्यान रखना 301 है और अमेरिका से संबंधित हो तो अमेरिका से संबंधित एक धारा है जो आयात के उच्च सीमा शुल्क लगाने में मदद करती है। आगे दिए अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह एड्स से निपटने के लिए खोजी गई है। नहीं भी, ऐसा कोई नहीं है। पर एड्स की बात आई तो अभी 1 दिसंबर गया है भी, 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं भी, एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा भी HIV जिनको बोलते हैं, ये 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं भी। और एड्स जो ऐसा रोग है ये गले मिलने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता भी। ये जो हम जो मान लो डॉक्टर जो सीरीज होती है भी, जो मान लो टीका वगैरह जो सीरीज लगते हैं उससे फैलता है। एक दूसरे की जैसे सेविंग वगैरह करते हैं तो उससे फैलता है। और संबंध बनाने से भी, जो शारीरिक संबंध बनाने से एड्स फैलता है। एड्स जो 1 दिसंबर को मनाते हैं। HIV रोग जो भी बहुत फैला हुआ है, इसको कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है। अभी तक इसकी हाल ही में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और कह रहे हैं धीरे धीरे बनी जाएगी। अभी तक इसकी प्रॉपर कोई खास दवाई नहीं बनी है अभी, तो ये ध्यान रखना। आगे है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल रहा? जो ये कहता है भी व्यापार संतुलन, पहले तो व्यापार संतुलन क्या है वो समझ लेते हैं। जो व्यापार संतुलन है वो क्या है? ये दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित है भी। ये दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित है भी, ये ध्यान रखना। दृश्य वस्तु, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, जो वस्तु दृश्य होती है, उन वस्तुओं का आयात और
निर्यात किया जाता है उन्हें व्यापार संतुलन कहते हैं। भी हमारे आयात भी बराबर हो और निर्यात भी, आयात निर्यात बराबर हो तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ये किन 2 वर्षों में, दो वर्ष भी हैं, भारत का ये जो संतुलन रहा व्यापार संतुलन, ये किन 2 वर्षों में अनुकूलतम पॉजिटिव रहा था। भी अभी तक 2 वर्षों में ही ये पॉजिटिव रहा है, ऋणात्मक रहता है भी, क्योंकि हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। सरकार जो बढ़ावा भी दे रही है निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है, और आयात को भी, आयात जो वस्तु है उनका अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए ये भी प्रोत्साहित कर रही है। पर कुछ एक वस्तुएं होती है भी हम नहीं बना सकते हैं, पर हमारे देश में महंगी बनती है, दूसरे देशों में सस्ती बनती है, तो इसलिए हमें उनका आयात करना ही पड़ता है भी। तो ये रहा था 1972, 73 और 76, 77 में, सॉरी भी, ये 1972, 73 और 76, 77 में ये क्या रहा था, प्लस में रहा था भी, अनुकूलतम रहा था, अधिकतम रहा था। कभी 72, 73 और 76, 77 में रहा था। तो ये ध्यान रखना भी। 1975 की बात आई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। और 71, 72 में जब कौन सी योजना चल रही थी, भी 75, 76, 78 तक कौन सी चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये भी ध्यान रखना, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। आगे, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक जो निर्यात है किसको किया जाता है। भारत में जो चमड़ा है उसका सबसे ज्यादा निर्यात जो है, एक्सपोर्ट है, किसको किया जाता है निर्यात, भी कोई सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो चमड़े का सबसे ज्यादा किसको करते हैं, भी इंग्लैंड को करते हैं। इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, यूएसए की राजधानी भी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी भी, वॉशिंगटन डीसी भी, ये ध्यान रखना। जर्मनी की राजधानी भी बर्लिन, बर्लिन, और रूस की राजधानी भी मॉस्को, ये ध्यान रखना भी। ये राजधानियां तुम साथ कर लिया करो। रूस जो एशिया का सबसे बड़ा देश है, रूस है, ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में आता है। रूस है भी एशिया और यूरोप महाद्वीप में। और एशिया जो था ये पहले यूएसएसआर का भाग था। यूएसएसआर जो एक कई देशों से बना एक देश था भी, और उसके 1990 में टुकड़े हो गए थे, 15 देश अलग हो गए थे। जर्मनी भी, इंग्लैंड, ब्रिटिश जो है, और यूएसए भी, तो इनकी राजधानी देख लेना। पर सबसे ज्यादा हमारा निर्यात होता है ना वो यूएसए के ज्यादा होता है, पर इसमें स्पेशल मेंशन करके दे रखा है कि चमड़ा जो है वो किसको सबसे ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करते हैं, तो लंदन को, इंग्लैंड को करते हैं भी, ये ध्यान रखना। और सीधा ही पूछ लिया जाए सर्वाधिक एक्सपोर्ट किसको करते हैं, तो यूएसए को करते हैं। और सर्वाधिक जो इम्पोर्ट है कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं, तो ये ध्यान रखना भी। हाल ही के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद, आयात भी सबसे ज्यादा, आपको पता है भी, पेट्रोल का किया जाता है। तो पेट्रोल और किसका किया जाता है, पूंजीगत वस्तुओं का। क्योंकि भारत कैसा देश है, श्रम प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, श्रम प्रधान देश है। यहाँ श्रमिक ज्यादा है भी, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारा देश, और हमारे देश में जो कार्यशील जो होते हैं 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग सबसे ज्यादा है। अडल्ट जो जनसंख्या है भारत में सबसे ज्यादा है सभी देशों के कंपेयर में देखें तो कहता है भी हमारे पास श्रम प्रधान वस्तुएं तो हम बना ही लेते हैं, तो हम कौन सी वस्तुओं का, पूंजीगत वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों का हम आयात करते हैं भी। जो कच्चे तेल हम निर्यात ज्यादा करते हैं, और तैयार जो तेल है, पेट्रोलियम जो है, ओपेक देश है, जो ऑयल जो कंट्री है ईरान इराक वाला, वहां हम पेट्रोलियम जो वस्तु पदार्थ है उनका ज्यादा क्या करते हैं, आयात करते हैं, और पूंजीगत वस्तुओं का आयात सबसे ज्यादा करते हैं। जवाहरात की पूछें और ये पूछें तो ये तो हम बेचते हैं, निर्यात करते हैं इनका, तो ये ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के
देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है भी। ये कहता है निम्नलिखित जो वर्ग दिए हैं इसमें किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार अभी आयात किया जाता है। किससे किया जाता है? मैंने अभी बताया भी, जो हमारा सबसे ज्यादा आयात है वो पेट्रोलियम पदार्थ, सबसे ज्यादा पेट्रोल हम, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल भी कम ही निकलता है, बहुत कम मात्रा है। ईरान, इराक ये सबसे ज्यादा और इस पे सबसे ज्यादा खपत होती है। और ये ओपेक देश भी, ये ओपेक देश है, ये ऑयल पेट्रोलियम जो एक यूनियन संगठन है, कंट्री है देशों का, जो तेल निर्यातक देश है ना, उनका एक संगठन है। इनसे सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं भी, किनका? पेट्रोलियम का। तो ये ध्यान रखना, भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। ये ओपेक एक संगठन है किनका भी? तेल कंट्रियों का, जो पेट्रोलियम तेल कंट्रियां निर्यातक देश है, ठीक है, ऑयल कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आयात की एक वस्तु है? जो वस्तुएं दी है वे आयात की, तो वस्त्र का नहीं करते भी, वस्त्र तो हमारे देश में भी काफी करते हैं पर बहुत कम, वे रियल अलग जो नहीं बनते, पर वस्त्र हमारे भी, हम निर्यात भी करते हैं वस्त्रों का। तो मोती और हस्तशिल्प हमारे देश में भरा है भी, हस्तशिल्प तो उद्योग ये अंग्रेजों ने ही टफ कर दिए थे। और मैंने कहा है भी हस्तशिल्प दिवस जो बनाते हैं, हस्तशिल्प जो दिवस हम बनाते हैं, किस तारीख को बनाते हैं भी? हम 8 अगस्त को बनाते हैं हस्तशिल्प दिवस। तो जो बनाते हैं हम कब बनाते हैं भी? 7 अगस्त को बनाते हैं या 8 अगस्त को बनाते हैं? कमेंट में लिखे, जिस दिन हम जेवलिन थ्रो दिवस भी बनाते हैं भी, ये ध्यान रखें। तो हमसे आयात पूछा है, तो अभियांत्रिक वस्तुएं, जो मशीनरी जो है वो हम सबसे ज्यादा यहीं से मंगवाते हैं भी। आयात वस्तु है हमारी सबसे ज्यादा, जो अभियांत्रिक जो वस्तु है, मशीनों से बनी जो वस्तु है, वो ज्यादा हम कहाँ आयात करते हैं भी। और निर्यात हस्तशिल्प, इनका मोती, जवाहरात, वस्त्र, ये तो हमारे देश में पहले बहुत ज्यादा था, ब्रिटिश लोग लूट के ले गए, फिर भी हम इनका निर्यात करते हैं भी, और ये वस्तुएं हमें मंगवाते हैं भी, मशीनरी जो वस्तुएं। अगला है भी, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? भी कहता है भी भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? भी आयात का अधिकतम भाग सबसे ज्यादा किसके साथ हम करते हैं भी? ओपेक। किसके साथ? आयात का जो भाग अधिकतम कहाँ आता है? पेट्रोलियम पदार्थ जो संबंधित है सबसे ज्यादा ओपेक से करते हैं भी, ये ध्यान रखना, ओपेक से करते हैं। और जो अमेरिका की बात करें तो हम निर्यात सबसे ज्यादा करते हैं, निर्यात है यहाँ सबसे ज्यादा करते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ये कहता है भी भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर की जाती है? तो भी किस पे की जाती है? ये पेट्रोलियम पदार्थों पर की जाती है भी। पेट्रोल में सबसे ज्यादा हमारी खपत होती है, आयात सबसे ज्यादा होता है, तो ये ध्यान रखना भी। आगे दृश्य, ये दृश्य है भी, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? अभी क्या है मैंने भी, दृश्य वस्तुओं और दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं भी, व्यापार शेष कहते हैं। और भुगतान संतुलन की बात आए तो इसमें टोटल सारा आ जाएगा, दृश्य और अदृश्य। दृश्य में जो वस्तुएं देखी जा सकती है, जिनको टच किया जा सकता है, अदृश्य में जिनको टच नहीं किया जा सकता। अदृश्य सेवाएं जैसे बीमा सेवा है और जो जहाज सेवा है, तो ये जो सेवाएं है अदृश्य मद है। दृश्य और अदृश्य दोनों का अगर आयात निर्यात का संतुलन करें तो भुगतान संतुलन होता है। दृश्य और प्लस अदृश्य, अदृश्य वस्तुओं का आयात और निर्यात का जो अंतर है वो क्या है? भुगतान संतुलन है भी, भुगतान संतुलन है। सिर्फ दृश्य वस्तुओं का पूछे तो व्यापार शेष होता है। निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कौन सी जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? भाई बाकी मुक्त व्यापार फ्री जो आना जाना जिसपे कोटा टैरिफ नहीं लगा, वो कौन सा स्थान है भी?
मुक्त व्यापार नहीं है, बाकी तो 3 है, एक नहीं है। जहां वस्तु लाने और भेजने के लिए जो चार्ज देना पड़ता है, तो वो कौन सा स्थान है? तिरुवनंतपुरम है। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम है। ये तिरुवनंतपुरम है। किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केरल की। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। और विशाखापट्टनम घोषणा किसकी राजधानी की है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहाँ के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कहा है भी आने वाले टाइम में हम आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में शिफ्ट करेंगे भी। ये कांडला कहाँ पड़ता है बताएं भी? ये राजधानी तो नहीं है, पर कहाँ पड़ता है स्थान बताएं? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे रूप से परिभाषित किया गया? अच्छे रूप से परिभाषित किया गया है। ये कहता है मुक्त व्यापार जो फ्री ट्रेड है उसको किससे परिभाषित किया? ऑप्शन भी है। आयात को हतोत्साहित किया जाता है, नहीं भी। निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सही है। फ्री ट्रेड की बात करें, फ्री ट्रेड की बात करें तो क्या है भी? फ्री ट्रेड में जिसपे कोई प्रतिबंध ना हो, आयात वस्तु ले जाने में और भेजने में कोई प्रतिबंध ना हो, इसे फ्री ट्रेड बोलते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है अभी इसका आंसर। अगला है निर्यात पर कोई शुल्क नहीं हो, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते होंगे। तो ये है जो इसका बेस्ट ऑप्शन है, वो निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध ना हो, इसे फ्री ट्रेड कहते हैं। ये पूछा है भी इसको किस रूप फ्री ट्रेड को कैसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? तो अपियुक्त सभी करते हैं भी। ये संगठन भी विदेशी व्यापार से संबंधित है, तो सभी संगठन है ये विदेशी व्यापार का संवर्धन करते हैं। गिल्ड एजेंट बाजार किससे संबंधित है? ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। किससे भी? सरकारी भूतियों से संबंधित है। ये सरकारी प्रतिभूतियां जो मार्केट में बेची और खरीदी जाती है भी। सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, गिल्ट जो बाजार है, वो किससे संबंधित है? ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है भी। क्योंकि बाजार में जब मुद्रास्फीति ज्यादा होती है तो सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती है, और जब अस्फीति होती है तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाती है, ताकि लोगों के पास पैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके भी। तो ये जो गिल्ड एजेंट जो बाजार है, ये ध्यान रखना, ये किससे? अभी सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है भी। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में काम आती है भी। यदि सूरत में बनी वस्तुएं बंबई या दिल्ली में बेची जाए भी, एक ही देश के अंदर है, एक शहर से दूसरे स्थान में जो वस्तुएं बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक व्यापार भी, प्रादेशिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या मुक्त व्यापार? मुक्त व्यापार जिसमें आयात निर्यात पर कोई शुल्क ना हो, कोई चार्ज ना लिया जाए, तो ये कैसा है? प्रादेशिक, एक देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे देश में जो वस्तुएं लाई और ले जाई जाती है भी, भेजी और मंगवाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक व्यापार। आंतरिक व्यापार भी, आंतरिक व्यापार दो देशों के अंदर जो हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय एक संगठन में कोई एक गुट हो, 10-12 6-7 का भी हो सकता है, 10-12 7-8 4-5 जो भी है देशों का संगठन हो, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। मुक्त व्यापार मैंने बता दिया, जो पीछे कंसेप्ट आया भी। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थापित है भी? भारतीय विदेशी व्यापार जो संस्थान है कहाँ स्थापित है भी? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली जो क्या है भी? भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी। हैदराबाद किसकी है भी? तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की राजधानी है भी। मुंबई किसकी है भी? महाराष्ट्र की। और अहमदाबाद सबसे आबादी वाला स्थान कहाँ है भी? ये गुजरात में। और यहाँ जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भी किसके नाम पर है?
नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है भी, ये ध्यान रखना। अहमदाबाद स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक कौन सा है? ये कहता है भारतीय निर्यात, जो भारतीय एक्सपोर्ट करते हैं कि तीव्र प्रसार, उसको बढ़ावा देने के लिए सहयोग देने वाला एक मुख्य साधन कौन सा है? तो पढ़े हुई अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, उदारीकरण भी जो लाइसेंस पद्धति उनको छूट देना भी, वो तो अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी, आयात शुल्क लगाए जाना ये तो कंट्रोल करता भी, और अन्य देशों में मंदी भी, अन्य देशों के मंदी भी नहीं भी, निर्यात का विविधीकरण भी, निर्यात का विविधीकरण, डिवर्जाइजेशन, जो जो निर्यात है उनका विविधीकरण तरीके से उनको प्रसार को बढ़ाया जा सके। जो निर्यात करते हैं उसको अलग से अलग अलग प्रकार से उसको डिनोट करके भी उसमें अच्छी इंक्लूड विविधीकरण करके उनकी पैकिंग वगैरह, उनकी मार्केटिंग बढ़िया तरीके से प्रॉपर जो करके, तो उसके सहयोग का जो कारक है वो निर्यात का विविधीकरण है, ये ध्यान रखना। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ? भी कार्य करना शुरू कब किया इन्होंने? 1995 में किया था। ये WTO ना गेट के स्थान पे आया था, ये गेट के स्थान पे आया, जो गारंटी एक्सचेंज, जो टैरिफ, जो ट्रेड है उसके स्थान पर आया ये 95 में, और गेट 1948 में आया था। गेट है 1948 में आया, तो इसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधार करके WTO की स्थापना की। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, 95 को की गई। जो व्यापार संबंधी, आयात निर्यात संबंधी जो डिसाइड करता है भी, जो कंट्रोल करता है वो WTO ये चीजें डिसाइड करता है भी। 97 में क्या हुआ भी? 97 में क्या हुआ? हरियाणा के 2 जिले बने हुए, फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बने थे भी, ये झज्जर में ध्यान रखना। 90 में भी वित्तीय संकट रहा, ये 92 तक वित्तीय संकट 2 वर्ष का अवकाश रहा था। 93 में बताए भी काफी जो सुधार हुए, LPG जो 92 में आ गई थी भी। ये था विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? वह है किसका अंग है? ये आ गया भी गेट संदेशों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। ये आ गया भी गेट के स्थान पर, गेट संदेशों द्वारा स्थापित है, क्योंकि गेट मैंने अभी तुम्हें बताया ये गेट के स्थान पर है, उनके द्वारा स्थापित, संदेशों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में है, ये भी ध्यान रखना। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है भी? जो भुगतान संतुलन है आयात निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन पढ़े भी, ऑप्शन दिए हैं। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में आयात निर्यात का लेन देन है, बिल्कुल सही है भी ये बात। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, निर्यात की गई वो अलग है, आयात भी साथ आएगी। अगला है एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचयन नहीं भी। इसको जो सही एक्सप्लेन करता है वो यही करता है, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में आयात निर्यात का लेन देन होता है, वो भुगतान संतुलन में इंक्लूड किया जाता है भी। भुगतान संतुलन में निहित होता है, भुगतान संतुलन में कौन होता है? दृश्य भी होता है, अदृश्य भी होता है, ऋण भी होता है, अप्रत्यक्ष भी। इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा भी। किसी वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रवाही हुआ था भी, किस टाइम में ये प्रवाही हुआ था? इसकी स्थापना तो 2000 में की थी, इसकी जो स्थापना थी वो 2099 में ये लगभग इनकी कर दी थी स्थापना, और ये प्रवाही हुआ था वो 2003 में हुआ था भी। ये क्या है? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम है भी। फॉरेन जो एक्सचेंज जो है मैनेजमेंट है, जो एक्ट है, ये किसकी जगह आया है? फेरा की जगह आया अभी। ये फेरा, एक मिनट, ये फेरा की जगह है,
फेरा की जगह है जो क्या है ये विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा है उनका जो ये फेरा जो पहले था इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको मैनेजमेंट, ये जो विनिमय विदेशी मुद्रा का विनिमय एक्ट अधिनियम है उसको मैनेजमेंट कर, वहां रह की जगह मैं कर दिया मैनेजमेंट करना बताया विदेशी मुद्रा का, और वहां क्या था भी विनिमय जो था विदेशी मुद्रा का विनिमय जो एक्ट था उसके जगह ये विदेशी जो मुद्रा विनिमय प्रबंधन एक्ट आ गया है भी, उसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी भी, उसकी जगह ये 99 में आ गया था, ये स्थापना इसकी 2000 में हुई और इन्होंने काम करना शुरू किया था वो 3 में किया था, ये ध्यान रखना। भारत में फेरा का स्थान ले लिया भी, फेरा का किसने ले लिया, हेमा ने ले लिया, ये ध्यान रखना भी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है, किस चीज की जो सप्लाई है उसमें भारत का एकाधिकार है, तो भारत में क्या है भी उर्वरक ज्यादा है, इस्पात जो है वो सबसे ज्यादा है, इसमें भारत का प्रथम स्थान है भी। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं वे, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय मतलब दृश्य वस्तुएं, दृश्य वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उन्हें क्या कहते हैं वे, दो देशों के बीच बात की है वस्तु विनिमय, उसे द्विपक्षीय कहते हैं। दो देशों की बात आए, यहाँ वस्तु विनिमय पूछा है तो दो देशों के बीच, तो इन्होंने क्या किया द्विपक्षीय, अगर एक ही देश जो दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात करता है उसे व्यापार शेष कहते हैं। बहुपक्षीय भी दो से अधिक देशों के साथ जो वस्तुओं का विनिमय होता है उसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं, ये ध्यान रखना। आगे है भारतीय निर्यात की मद प्रगति का क्या कारण है भी, भारतीय निर्यात मद की प्रगति का क्या कारण है भी बताइए। जो भारत के जो एक्सपोर्ट है वो कम होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है, उसके रीजन बताएं। उच्च मूल्य होते हैं, निम्न स्तर का माल होता है भी, कच्चे माल का हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं और तैयार माल जो आता है वो महंगा ही आएगा भी, और उसके उच्च मूल्य जो कम होते हैं। आगे थर्ड दिया है विदेशी प्रतियोगिता भी, विदेशी जो प्रतियोगिता कंपटीशन है वो सबसे बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके सारे ही हैं उपयुक्त संसद है भी, इस जो हमारे एक्सपोर्ट कम होने के कारण ये सारे कारण है भी, रीजन बताए हैं। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भों में किया जाता है, भुगतान संतुलन का आया भी, भुगतान संतुलन किससे संबंधित है भी, ये आयात निर्यात से है, किससे संबंधित है भी, आयात निर्यात से है, तो एक ही ऑप्शन में दिया है भी, ये वस्तुओं के और दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात से संबंधित है, जो एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में जो एक वित्तीय वर्ष होता है उसमें लेन देन होता है, उसका हर साल उसका हम हिसाब करते हैं भी, हमने विदेशों से कितना पैसा मंगवाया, कितना भेजा, जैसे हम राष्ट्रीय आय को इंक्लूड करते हैं, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, इनका लेखा जोखा एक वर्ष वित्तीय वर्ष में देखा जाता है, तो उसे भुगतान संतुलन कहते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष है, करार का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा। ट्रिप्स ये जो है कंपनियों को अधिकार देती है भी, तुम्हें कितना व्यापार दूसरे देशों के साथ, तुम्हें कितना आयात करना, कितना निर्यात करना, ये कंट्रोल करती है। और जो किसी कोई सामान एक जो माहिर हो गया भी, कोई हम वस्तु बनाते हैं, कोई भी वस्तु बनाते हैं और उस वस्तु में सपोज करें आईफोन बनाती है, अमेरिका बनाता है आईफोन, तो आईफोन अमेरिका बना रहा है, कोई किसी अमेरिका ने उसमें भी अपना रिसर्च किया, पैसा लगाया, टाइम वेस्ट किया, तो ये नहीं है। तो जो डब्ल्यूटीओ है टैरिफ बौद्धिक संपदा के हिसाब से उसे जो एकाधिकार देता है भी, वो उसकी कोई नकल नहीं करेगा, उसे एकाधिकार है
तो उससे संबंधित उस जैसा नहीं बना सकता। अगर ये ना हो, WTO ये बौद्धिक संपदा अधिकार ना देता तो हर कोई एक दूसरे सामान को देख के बना सकता है, कॉपी कर सकता है, तो पर उसकी कॉपी नहीं कर सकता भी। कुछ उसमें टाइम पीरियड होता है भी, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का भी, इतने टाइम तक वो उसके कॉपी नहीं कर सकता। उस पे उस जैसा नहीं, भी अलग कुछ हटके कर सकता है पर उस जैसा नहीं। तो ये इस पे ये बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये WTO डिसाइड करता है भी, ये ध्यान रखना। यूएनओ भाई, ये 24 अक्टूबर को हम यूएनओ दिवस जो मनाते हैं, ये 1945 में इसकी स्थापना हुई। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? IBR जो है, जो इंटरनेशनल ये जो बैंक रेगुलर जो डेवलपमेंट जो WTO बैंक है, उसका ही नाम है ये वर्ल्ड बैंक, जो 1945 में ये एक उनकी ब्रांच है भी, ध्यान रखना। WTO जिनका जिनेवा में मुख्यालय है, और जो कब आया भी 1 जनवरी 1995 में आया, ये ध्यान रखना। और किसके स्थान पर आया WTO? गेट के स्थान पर आया भी, ये बार बार आ गया क्वेश्चन, और ये ध्यान रखना, ये उन लोग आएगा जिक्र तब हम इसका कंप्लीट करेंगे। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणांक से, भुगतान संतुलन। क्या कहता है? विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किनसे है? भी भुगतान है संतुलन से संबंधित है। विदेशी व्यापार का जो भुगतान आयात निर्यात का है वो किससे संबंधित है? भुगतान है संतुलन से संबंधित है। ये है, पर बेस्ट ये है क्योंकि आयात के गुण आएंगे उसमें निर्यात के भी आएंगे, दोनों भी आएंगे, तो उसमें भुगतान संतुलन भी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बरस 14-15 से भारत का नियंत्रण व्यापार हदीसें रहा है? किस देश के साथ है भारत का जो प्लस रहा है? मैंने तुम्हें निर्यात जो सरप्लस में हदीसें रहा है भी, सबसे ज्यादा जो हम निर्यात करते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका भी USA को करते हैं, ये ध्यान रखना। चीन से सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछे जो ऋणात्मक रहता है वो चीन के साथ रहता है भी, ध्यान रखना। ये सऊदी अरब दे दिया भी, सऊदी अरब के साथ भी होता है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पर सऊदी अरब है भी हमारा निर्यात में भी। किसमें? निर्यात में। और आयात में करें चीन फर्स्ट पे है, चीन फर्स्ट पे। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई थी? ये भी समितियां दी गई है, कमेटी, ये जो समितियां दी गई है कमेटी, ये कमेटी दी गई है जो ये वित्तीय समावेशन की बात आई तो राकेश मोहन कमेटी है भी, राकेश है मोहन। केलकर कमेटी की बात आई तो ये कर सुधारों से संबंधित है, कर सुधारों से संबंधित है, कर सुधारों से संबंधित है भी। रंग राजन की आई तो ये बीमा सुधारों से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना। सिन्हा कमेटी है। और जो RN मल्होत्रा जो कमेटी है वो किस से संबंधित है? RN जो मल्होत्रा है वो किस से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना भी, ये किस से संबंधित है? ये बीमा क्षेत्र से, ये बीमा क्षेत्र से। किससे है? बीमा क्षेत्र से। बैंकिंग की अगर बात करें तो नरसिम्हा कमेटी है भी, नरसिम्हा राव कमेटी है भी, ये ध्यान रखना। और कर सुधार से संबंधित केलकर कमेटी है भी, केलकर कमेटी है, ये ध्यान रखना है। बीमार उद्योग तो राकेश मोहन वो वाला भी है, बीमार से तरुण वाला। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? कौन सी रही है? तो ये अनुमानों से संबंधित कौन सी रही है? सुरेश तेंदुलकर रही है भी, रही तो ये भी है लकड़ वाला है, पर ये बेस्ट रही है भी सबसे ज्यादा। ये जो कमेटी है ये आई तो 2004 और 5 में थी, आई तो ये 2004 और 5 में थी, पर इसने जो रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट है जो दी थी वो 2009 में दी थी। रिपोर्ट जो दी थी वो 2009 में दी थी। और इन्होंने बताया पर जो पुरुष और महिला, ये मैंने तुम्हें जो क्लास दी थी उसमें बताया था भी, ये सुरेश तेंदुलकर में कितने पैसे होने चाहिए? 816, और उसके कितने होने चाहिए? जो शहरी है प्रति व्यक्ति आय उनकी कितनी होनी चाहिए मंथली जो बताई थी। तो इस रिपोर्ट में इसके हिसाब से
भारत में निर्धनता थी वो 28% थी भी इस रिपोर्ट के हिसाब से। पर इस रिपोर्ट के ऊपर एक रंग राजन जो उसके बाद जो कमेटी आई वो आई थी रंग राजन, जो कमेटी आई थी रघु राजन जो कमेटी आई थी, उसमें भी जो 13वीं रिपोर्ट दी वो आगे आएगा तब इसकी बात करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की है, कमेटी गठित की है। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे भी, कौन है? तो ये कहते हैं भी एक मानक समय, तो सुरेश तेंदुलकर थे भी, सुरेश तेंदुलकर थे। 2004-05 में आई ये कमेटी, 9वीं रिपोर्ट दी और इसके से निर्धनता जो आंकड़े थे वो 28% निर्धारित किए गए और उस पर फिर रंगराजन जो कमेटी आई थी भी, ध्यान रखना। ये नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? नरसिम्हा की बात आई है तो किसका है भी? बैंकिंग संस्थान, बैंकिंग संस्थान है वो सुधार से संबंधित है भी। ये बैंकिंग सुधार से संबंधित बहुत बार पूछा जाता है, बैंकिंग सुधारों से संबंधित थी वो कमेटी कौन सी है? नरसिम्हा राय। इन्होंने जब ये 1992 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है भी? नरसिम्हा राव को हाल ही में 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उससे नवाजा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। और ये नरसिम्हा राव 1992 में हमारे प्रधानमंत्री बने भी नरसिम्हा राव। उन्होंने बैंकों से संबंधित एलपीजी लेके आए मनमोहन सिंह, उस टाइम यही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी क्योंकि हमारे देश के सामने वित्तीय संकट था भी, और इन्होंने मनमोहन सिंह से कहा भी कुछ किया जाए, देश को बचाया जाए, तो एलपीजी लेके आए। इन्होंने काफी सुधार किया था भी बैंक में, जो आरआर है, ट्रिपल आर है और जो दरें हैं एसएलआर है, सीआरआर, उनमें काफी कटौतियां की थी भी, इन्होंने काफी कटौतियां की थी। तो ये ध्यान रखना नरसिम्हा राव, ये बैंकिंग जितने सुधार आते हैं वो सबसे ज्यादा नरसिम्हा राव ने किया था, तो ध्यान रखना। ये आगे है चाणक्य जो कमेटी का संबंध किससे है? इसका चाणक्य जो कमेटी है इसका संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार है। चाणक्य कमेटी जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर प्रणाली है, प्रत्यक्ष कर जो जिस पे लगाया जाए उसी के द्वारा चुकाया जाए, अप्रत्यक्ष कर भी जैसे जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी के द्वारा उसका भार उस पर ना पड़कर अन्य व्यक्ति पर टाल दिया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जो प्रत्यक्ष कर है इससे जो कमेटी संबंधित है वो वांचू है भी, इससे जो कमेटी संबंधित है प्रत्यक्ष कर से वो वांचू है, वांचू कमेटी है भी, वांचू वांचू समिति है, कमेटी लिख लो भी, वांचू समिति लिख लो। अप्रत्यक्ष से एक झा कमेटी है भी, झा समिति बोल दो या कमेटी बोल दो, एक ही बात है भी, कमेटी इंग्लिश का वर्ड है, समिति हिंदी का आ गया। तो ये प्रत्यक्ष, इनसे अलग है चाणक्य, इन दोनों प्रणालियों में सुधार से संबंधित है, ये ध्यान रखना। बैंकिंग प्रणाली में सुधार कौन है भी? नरसिम्हा राव है, नरसिम्हा राव कमेटी है, तो ये ध्यान रखना भी। साथ साथ जैसे आई उनको लिख लिया करो ताकि याद रह जाए। आयात निर्यात से संबंधित अभी कोई नहीं आई, अभी आयात निर्यात से संबंधित बैंक एक्सिम बैंक है भी, एक्सिम है बैंक का जो 1992 में 1982 में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना। वी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है भी? जो वी के चतुर्वेदी जो कमेटी है वो किससे संबंधित है भी? तो ये तेल क्षेत्रों में कीमत सुधार से है भी। ये वी के चतुर्वेदी जो कमेटी है ये तेल क्षेत्रों में कीमत सुधार से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना भी। कर सुधार से बताए हमने, केलकर जो कमेटी है कर सुधार से संबंधित कौन सी है? केलकर है भी, इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा शायद आगे, तो ये ध्यान रखना केलकर समिति है भी। तो आपकी जो 7 है वो इकट्ठी लिख लिया करोगे। ये तारपोरा जो समिति है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तारपोरा है वो किस एक से संबंधित है? जो तारपोरा जो कमेटी है ये पूर्ण पूंजी लेखा अपरिवर्तनीयता से संबंधित है भी।
जो तारपुरा जो कमेटी है ये पूर्ण पूंजी लेखा सह परिवर्तनीयता से है भी, तारपुरा कमेटी, ये ध्यान रखना भी। आगे, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच की थी, सुझाव दिया था? किस कमेटी ने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की जांच का सुझाव दिया था भाई? किस कमेटी ने दिया था भाई, बताइए। चाणक्य जो कमेटी है वो किससे बताई हुई? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करों में कर सुधार प्रणाली से संबंधित है, कर सुधार प्रणाली से संबंधित है भी, प्रणाली से संबंधित है। आबिद हुसैन ये लाइसेंस पद्धति समाप्त करने से संबंधित है, लाइसेंसिंग सिंह जो खत्म समाप्त करने से संबंधित था भी, ये समाप्त करने से संबंधित था, जो लाइसेंसिंग समाप्त करने पद्धति से संबंधित था भी आबिद हुसैन। नरसिम्हा राव, इसका जो ऑप्शन है वो नरसिम्हा राव है। वित्तीय सुधार भी, जो बैंकों में दरों में जो सुधार किया गया, वित्तीय बैंकिंग सुधार जो आए, तो ये किससे है भी? नरसिम्हा राव कमेटी से, ध्यान रखना। आगे, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है भी? करों से है भी। किसका है? करों से है। बैंक से भी नरसिम्हा राव, विदेशी निवेश से कोई नहीं है, व्यापार से भी कोई नहीं है, ध्यान रखना। राज कमेटी किससे संबंधित है? राजवी, राज किसान जो राजा होता है किसका भी, खेतों का, कृषि का, तो किससे संबंधित है? कृषि से है भी। जो राज कमेटी है वो किससे संबंधित है? कृषि से है। बैंकिंग है वो नरसिम्हा राव से है। वित्त उद्योगों से इससे वो राकेश मोहन वाली कमेटी है भी, ध्यान रखना। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? ये धारा, उसमें धारा आई जो आयात निर्यात से संबंधित धारा 301 आई थी, वो अमेरिका की थी, और 88 ये भारतीय है भी। तो ये किससे संबंधित है? सुधार की, कर सुधार की बात आई है तो आयकर, तो ये केलकर समिति है भी। और आयकर सबसे पुराना कर है भी, आयकर है ये सबसे पुराना कर है, 1860 का लगाया हुआ ये आयकर सबसे पुराना कर है भी, सबसे पहले आने वाला आयकर ही था भी। इसमें छूट का वो केलकर समिति है। रंगराजन की समिति की बात करें, रंगराजन कमेटी है जो किससे आई है? ये निर्धनता मापने से संबंधित, चाणक्य या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है भी, ये ध्यान रखना। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी भी? जो दीपक है पारेख तो पढ़े नहीं, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए भी, नहीं तो अवसंरचनाओं के विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाना भी। इन्हें जो स्ट्रक्चर है उसको विकास और उसके वित्तीय उपाय सुझाने के लिए भी, जो इनसे संबंधित जो सुधार थे, विकास से संबंधित, अवसंरचना से संबंधित जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, उससे संबंधित जो आई थी वो दीपक पारेख कमेटी आई थी भी, ये ध्यान रखना। ये थे हमारे क्वेश्चन भी, 42 क्वेश्चन थे। कुछ कमेटियां पढ़ी भी, इसमें हमने कुछ डाटा पढ़े, और कुछ जो चीजें थी भी, एक क्लास इसकी शायद और आएगी, एक क्लास और रहती है, तो हमारी ये 10-11 क्लासें होगी भी एमसीक्यू की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। इकोनॉमिक्स से जितने भी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलमोस्टली इसके करीब लगभग 95-99% की बात करें, मैंने कवर है कराने की कोशिश की है भी। अगर डाटा से आता है वो तो अपडेट है करना ही होगा, तो ये क्वेश्चन भी पढ़ते रहना। इसमें आगे जो क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा हमारा सबसे बड़ा घाटा होता है भी, ये 5.8% घाटा सबसे ज्यादा होता है भी। इसके सुझाव की कमेटी ये नहीं है भी, तो इसका तो अवसंरचना के विकास है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिवीजन किया करोगे तुम, और इनसे बाहर है इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा भी। ये हमारी क्लास थी भी। थैंक यू।